हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लासेस आशीष ठाकुर क्लासेस के अंदर। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए भी है, जैसे कि हमारा सीएमए लोगों के लिए हो गया। ठीक है, सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए हैं पेपर के लिए, और बीकॉम के लिए है। ठीक है, तो जो छोटा सा टॉपिक जो हम लेके आए हैं, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट के लेके आए हैं। बच्चों की थोड़ी क्वेरी आ रही थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा सर, तो उस बेसिक टॉपिक को थोड़ा सा लेके आए हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग को कितने ब्रीफ से और कितना बेसिक टर्म से हम सिखा सके। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। तो मुझे आशा है शायद ये टॉपिक बताने के बाद सबका शायद मे भी क्लियर रहे। ठीक है, और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो देखो व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर किया हुआ है। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हो। कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आया पर्सनल चैट भी भेज सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है हमारे पास। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा जाए तो वर्ड्स तो हमारे दो हैं। क्या? एक हमारा कॉस्ट जिसे हम लागत कहते हैं, एक हमारी अकाउंटिंग जो कि सबको पता है अकाउंटिंग होती क्या है। तो कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट को मेनली कैसे डिफाइन करें? कॉस्ट का मैंने अभी लागत बताया, तो क्या लिख सकते हैं? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, किस पे इंकर्ड करेंगे? टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। अब ये चीज़ क्या आई? देखो, अगर किसी भी प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट जाननी है तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ होनी ज़रूरी है, प्राइस एंड क्वांटिटी। बट अभी जो हम सीख रहे हैं तो हम कॉस्ट का कंसेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। तो पहले प्रोडक्ट क्या होगा? पहले प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी पे। जब ये चीज़ निकल के आ जाएगी तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो निकल के आ जाएगा कि कितना खर्चा हुआ हमें उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा वर्ड आता है हमारे पास, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कॉस्टिंग कह दे अगर, तो यानी कि इसमें दो वर्ड जुड़ गए, यानी कि एक अकाउंटिंग वर्ड जुड़ गया और एक कॉस्ट जुड़ गया। तो दो चीज़ों से बना है। ठीक है, तो कॉस्ट को दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो इसका मतलब हो गया असरटेनमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं या कैलकुलेट करके उसके वैल्यू पता करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लागत, यानी कि कॉस्ट कहते हैं। अकाउंटिंग को अगर बात करें तो अकाउंटिंग हमारे दो पार्ट्स में डिफाइन की गई है। ठीक है, अब वो दो पार्ट के साथ साथ एक पार्ट और लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका भी एक हेड है हमारे पास जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आता है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड तीसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। यही सीखना है हमें। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन देखता है? सीए। ये कौन देखता है? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। और ये कौन देखता है? सीएम। तो आगे टॉपिक लेके चलते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है कॉस्टिंग, जो हमने पहले क्लियर कर लिया अभी। दूसरा कंसेप्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कॉस्ट एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या है यहाँ पे?
कि कोई भी डाटा अगर हमारे पास है, बिना एनालाइज के हम उसको आगे वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेज सकते। हमें पहले एनालाइज करना होगा उस डाटा को, फिर एनालाइज के साथ साथ उसको हमें कंपेयर भी करना होगा। तो नेक्स्ट आ गया कॉस्ट कंपैरिजंस, कि सपोज़ अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया और उसको सेल करने के लिए गए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो उसके जैसे कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है क्या सिमिलर तो नहीं आ रही। अगर सिमिलर आ रही है तो हमें कंपेयर करके उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना हो, वो भी आगे सिखाऊंगा अभी मैं। तो नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंट्रोल। तो हमने कंट्रोल करा उस कॉस्ट को ताकि हमारी लागत कम आए और हमारा प्रोडक्ट सस्ता आ जाए। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करके, ठीक है, सीएम में हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आएगा कि हाँ जी ये प्रोडक्ट हमने बनाया है और इसकी ये फाइनल रिपोर्ट है। देन उसके बाद हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, उसके ऊपर बातचीत होके उस प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड कर दी जाएगी। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला मैंने डेफिनेशन में भी क्लियर किया था। पहला पॉइंट असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकंड आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट। हमें उस प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट भी बतानी होगी कितनी आ रही है। देन अब उसे अगर सपोज हमारी ज़्यादा आ रही है तो हम उसे वही सिंपल सा कंसेप्ट कॉस्ट कंट्रोल करेंगे। अगर फिर भी ज़्यादा आती है, अगर ज़्यादा आती है तो कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, जिसमें जिसकी जहाँ ज़रूरत है उतना ही मटेरियल यूज़ करेंगे। ओवर यूटिल बनता है हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेशन। उसके बाद जैसे प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद क्या करेगी मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ले लेगी उस कॉस्ट के रिगार्डिंग या उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कि हमने कॉस्ट के बारे में सीख लिया कि कॉस्ट क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, स्कोप क्या है उसका। तो बेकी उसके बाद आगे चलते हैं मेन कंसेप्ट पे। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारे पास टाइप ऑफ कॉस्ट, कितने टाइप की कॉस्ट होती है। तो वैसे तो हमने इकोनॉमिक्स में भी सीखा है, तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो पहले आते हैं हमारे पास फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट सबको पता है, फिक्स होती है एट एवरी लेवल ऑफ यूनिट या आउटपुट के बेस पे। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो चेंज होती रहती है, ठीक है, लेवल ऑफ यूनिट या आउटपुट के बेसिस पे। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ क्या हो सकता है, ठीक है। और एक आती है हमारे पास संक कॉस्ट, जिसे हम स्टेप कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइप ऑफ कॉस्ट है। देन इसके बाद बनता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आता है, मटेरियल। दूसरा एलिमेंट हमारे पास आती है लेबर, एंड तीसरा आता है हमारे पास एक्सपेंस।
तो अगर डिफाइन करें तीनों को एक साथ लेके चलते, चलो तीनों को अगर हम एक साथ लेके चले तो हमारे पास जैसे मटेरियल है, तो मटेरियल को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेबर आ गई, लेबर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड एक्सपेंस आ गए, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मेन रीज़न क्या है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है और क्या चीज़ नहीं है। जो नहीं है उसे इनडायरेक्ट का नाम देंगे, जो चीज़ है डायरेक्ट और जो नहीं है इनडायरेक्ट। तो अब हमारे पास अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक एक करके समझते हैं टॉपिक को। तो मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल को दो पार्ट में हमने इसलिए डिवाइड किया। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्टली अवेलेबल है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं रॉ मटेरियल में जो कि इनडायरेक्ट है, जो जिसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा और परचेज़ करना पड़ेगा। सेम चीज़ लेबर की अगर बात करें, जो लेबर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, तो वो डायरेक्टली लग सकती है हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, और जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको हम क्या करेंगे, हायर करेंगे। ठीक है, चाहे दिहाड़ी बेसिस पे या फिर इंसेंटिव बेसिस पे या जो भी है। एक्सपेंस की अगर बात करें तो जो एक्सपेंस हमारे फिक्स नेचर के हैं, जो होने ही होने, ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट में जाएंगे, और जो हमारे चेंज होंगे वो हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्ट में चले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखा जाए तो इसमें जो इनडायरेक्ट वाला कंसेप्ट है, इनडायरेक्ट नेचर वाला, तो ये तीनों लेवल पे बनता है। एक तरीके से हमारे लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, इसलिए हम क्या नाम रखेंगे इसका, ओवर द हेड, यानी कि ओवर हेड, हमारे सर के ऊपर से हो गए एक्स्ट्रा खर्चे। तो उनको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला वर्क ओवरहेड, दूसरा ऑफिस ओवरहेड, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं इनको क्या है ये। चलो एक एक करके इसको समझते हैं। देखो मटेरियल में डायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या है, एक्सपेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है। अगर हम इसको समझे तो मेन कंसेप्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो हमारे पास कंसेप्ट लेके आए। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमें ये पता करना है कि जैसे एग्जांपल हो कि सपोज़ मुझे 40 शर्ट का ऑर्डर मिला कि मुझे 40 शर्ट क्या करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में अब सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, अपनी फैक्ट्री में जाऊँगा। फैक्ट्री में जाके मैं क्या देखूँगा कि मेरे पास, तो अब जैसे कि हमारे पास 40 शर्ट का हमें ऑर्डर मिला था, जैसे हमने अभी पीछे बताया, तो 40 शर्ट का जो ऑर्डर मिला उसमें हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, अपनी फैक्ट्री में जाना है। फैक्ट्री में जाके ये देखना है कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस शर्ट को बनाने के लिए। अगर अवेलेबल है तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्ट रॉ मटेरियल। बट अगर सारा अवेलेबल नहीं है या कोई आइटम ऐसी अवेलेबल नहीं है जो उस शर्ट के अंदर लगनी है, तो उसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट अगर सपोज हम जाते भी हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट नेचर हो गया। तो क्योंकि डायरेक्टली नहीं लगेगा, वो अभी लेके आना पड़ेगा, देन उसके बाद वो लगेगा। ठीक है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली लेके आते हैं सपोज, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसमें हो गया। लेकिन हम मार्केट जा रहे हैं स्पेशली, ठीक है, तो स्पेशली अगर हम जा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए वो हमारा इनडायरेक्ट नेचर हो गया। साथ में क्या है कि मार्केट से लाने का मेन कंसेप्ट, मार्केट से हम लेके आए तो जब हम जा ही रहे हैं तो एक बार में तो उतना ही माल नहीं लाएंगे जितना हमें चाहिए, हमें तो एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो वो भी ले आएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए इनडायरेक्ट नेचर हो गया। ठीक है, जो
हमें लगाना है वो लगा देंगे, जो नहीं लगाना है वो जाके वापस फैक्ट्री में चला जाएगा, किसके नाम से, क्लोजिंग के नाम से, कि वो बाद में फ्यूचर में यूज़ होगा। अब हम लेबर की बात करते हैं। उन शर्ट को बनाने के लिए सपोज हमें लेबर जो चाहिए, अब हमारे पास सिर्फ 2 अवेलेबल है लेबर। अब जो 2 लेबर अवेलेबल है उसको तो हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में लगा सकते हैं, बट हमें उस शर्ट को तैयार करके जल्दी अगर देना है या ऑर्डर हमें जल्दी पास करना है तो उसके लिए हमें और लेबर चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, कुछ लेबर हमने हायर कर ली, चाहे वेजिस रेट पे करी या किसी रेट पे भी करी, या सैलरी बेस पे करी, दिहाड़ी बेस पे करी, डेली बेसिस पे करी। तो वो वेज मतलब हमने लेबर हायर करी, तो वो क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट नेचर, यानी कि जो हम बाहर से ले, जो हमारे पास अवेलेबल वो तो 2 थी खाली, और जो अवेलेबल नहीं थी वो हमने बाहर से हायर करी। अब बाहर से हायर करने के लिए वो क्या हो गया हमारे लिए इनडायरेक्ट नेचर, कि आज वो काम करेगी कल को वो काम नहीं करेगी। ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस में क्या है कि लेबर जो आती है वो ये कहती है कि हम काम हाथों से नहीं करेंगे, या हम सब कुछ जो शर्ट तैयार करनी है वो हाथों से नहीं करेंगे, मशीनों के थ्रू करेंगे। तो अब जहाँ पे हम बैठे हैं या जहाँ पर हमने फैक्ट्री रन कर रहे हैं, उस फैक्ट्री को जो चला रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो जगह है वो, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो, जो हमारे पास अदर एक्सपेंस है जो होने ही होने, सैलरी वेजेस, ये चीज़ जो है हमारे क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस के नेचर हो गए, जो कि होने ही होने हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसके बिना हम रह नहीं सकते या इसके बिना काम नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब कुछ इसमें ऐसे भी होंगे जो इनडायरेक्टली कभी कभी यूज़ होंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, माल बनेगा तो गाड़ी की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं ज़रूरत। तो ये क्या है हम हायर भी कर सकते हैं, बाद में ट्रांसपोर्टेशन के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम हायर भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो तीनों ही हमारे क्या हो गए, एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा ओवरहेड। ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा खर्चे, ओवर हो गए हमारे पास। तो ओवर होने की वजह से इन तीनों का नाम हमने क्या रख दिया एक एक करके, वर्क ओवरहेड, जो कि कहाँ यूज़ होगा, फैक्ट्री के अंदर। फिर आया ऑफिस ओवरहेड, जो कि कहाँ होगा, ऑफिस में यूज़ होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होगा। क्लियर है। तो अब इस चीज़ को, जो 40 शर्ट हमारी तैयार हुई है उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट तैयार करनी है कि जो 40 शर्ट तैयार हुई है उसमें कितने की लागत आई, आगे जाके हम उसका क्या हम प्राइस रखने वाले हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, अपनी एक शीट बनानी होगी जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट मतलब हो गया असरटेनमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट करना, और शीट मतलब वो क्या हो गया स्टेटमेंट, उसकी एक स्टेटमेंट तैयार करना। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल कंसाइज न्यूज़ में आपको सिखाऊंगा, उस कहानी को आप याद करना। बेसिकली कभी भी कॉस्ट शीट में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो एक एक करके मैं सिखा रहा हूँ, टॉपिक समझना, अच्छे से देखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक लेके आ रहे हैं फिर से हम, क्या, कॉस्ट शीट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट मतलब हमने क्या सीखा, असरटेनमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और शीट मतलब क्या हो गया हमारे पास, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट की अगर हम बात करें और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, दोनों ही हमारे पास कैलकुलेट होंगे, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए उसकी एक स्टेटमेंट तो हमें तैयार करनी होगी जिससे हम दिखा सकें कितनी लागत लगी और कैसे लगी। तो सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या डाला, हम कहाँ गए थे, फैक्ट्री गए थे। फैक्ट्री से हमने क्या निकाल के लाए, रॉ मटेरियल। ठीक है, क्या निकाल के लाए, रॉ मटेरियल। तो बनाते हैं इसकी स्टेटमेंट कि कैसे कैसे हमने इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम कॉस्ट शीट के अंदर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, माल कम पड़ गया, मार्केट गए थे हम, तो हमने वहाँ से करके लाए परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हो। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर लगाना तो लगा सकते हो। अब ये जो हम परचेज़ करके लाए वो माल अपने आप तो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, किसी न किसी को हायर करना होगा ताकि वो माल हमारे फैक्ट्री तक पहुंचा सके। तो वो जो खर्चे होंगे उसे हम क्या कहते हैं, दिहाड़ी या किराया भाड़ा या कुछ भी कह सकते हो। तो हम इसको क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड। कुछ लोग इसको कैरेज ऑन परचेज भी कहते हैं, कैरेज ऑन परचेज।
देन उसके बाद कटिंग हुई पीस की, जो पीस कट बनने हैं वो तो बन जाएंगे, ठीक है। जो बने नहींगे, जो आगे यूज होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये वापस फैक्ट्री में चला जाएगा, गोडाउन के अंदर। रॉ मटेरियल, अब इससे क्या निकलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है कि कितना माल हमें बनाना है। अब बनाना है तो यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब बनाएगा कौन, लेबर। लो जी, लेबर क्या मांगेगी आपसे, वेजिस। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजिस, भत्ता जिसे कहते हैं, प्लस आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस आपके डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गई हमारे पास, यहाँ से निकल के आई हमारे पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को हम कहते हैं इम्पोर्टेंट कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि मटेरियल के बिना लेबर अधूरी और लेबर के बिना मटेरियल अधूरा, तो दोनों एक दूसरे के लिए काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया प्राइम कॉस्ट, यानी कि इम्पोर्टेंट कॉस्ट, जिसके बिना हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्लस। अब आते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चे। लेबर कहती है कि हम मशीनों के थ्रू बनाएंगे, तो वो हो गई हमारी एक्स्ट्रा खर्चे, तो हम उसका नाम क्या देंगे, वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड आ गया, अब काम होना स्टार्ट हो गया, तो ये यहाँ से क्या निकल के आ गई आपकी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकलने के बाद अब वो बोलता है कि माल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, जो बन रहा है और बन चुका है वो पहुँच जाएगा आगे, जिसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है और आगे चला गया, माइनस क्लोजिंग, जो तैयार नहीं हुआ वो वहीं रह जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP भी कहते हैं। अब इससे क्या निकल के आई, माल फैक्ट्री से बाहर आ गया, फैक्ट्री से तैयार होके बाहर आ गया, जिसको हम क्या कहेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। अब वो कहता है फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारे पास, तो अब क्या जोड़ेंगे, अब पहुंचा कहाँ से, माल निकल के पहुंच गया ऑफिस, तो यहाँ आ गए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आए उसके अंदर जुड़ गए, तो हमारी यहाँ से क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माल तैयार हो गया। लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हमने क्या करा, माल की छटाई करी, तो जो माल सही है उसे तो आगे पहुंचा दिया, ओपनिंग फिनिश गुड्स, तैयार माल, और जो माल तैयार नहीं है माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड, जो माल तैयार नहीं है। तो इससे क्या निकल के आ गई आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब माल अपने आप तो बिकेगा नहीं, अब उसको बेचने के लिए खर्चे चाहिए, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। अब जैसी कॉस्ट आ गई तो प्लस जोड़ दो उसमें अपना क्या, प्रॉफिट मार्जिन, तो इससे क्या निकल के आ जाएगी आपकी एक्चुअल सेल प्राइस, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसेसिंग है पूरी, ये जो प्रोसेसिंग है पूरी प्रॉपर इसी तरीके से आप फॉर्मेट को फॉलो करो, ठीक है। इस फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद कॉस्ट शीट का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो ईजिली निकलेगा, बट ये है कि इनमें से कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, एक भी स्टेप मिस हो गया दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये है कि मैं इस टॉपिक को एक देसी लैंग्वेज में सिखाता हूँ, जैसे कि आप सपोज रेस्टोरेंट वगैरह गए, तो वहाँ पर सपोज आपने पनीर लिया या शाही पनीर लिया, मटर पनीर लिया, उसकी कॉस्टिंग सपोज 200 रुपये 300 रुपये कुछ ऐसे करके आती है, तो ये लागत बनी कैसे, ठीक है।
तो उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कैसे बनी, ठीक है। आओ एक बार और सीखते हैं इस टॉपिक को ताकि और क्लियर हो जाए जी। चलो जी, आज हम बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में और हमने ऑर्डर किया सपोज़ शाही पनीर। अब रेस्टोरेंट वाला क्या करता है कि जब उसको सपोज़ सर्व करना है या कोई भी किसी को मतलब खाना सर्व करना है, बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो वन टाइम करता है, उसके बाद उसी को रीयूज़ करता रहता है, रीयूज़ करता रहता है, ठीक है। अब सपोज़ उन्हें सुबह सब्ज़ी बना दी है, वो शाम तक वही चलती रहेगी, बट क्या है उसको कच्ची बनाता है, हल्की कच्ची बनाता है, जिसको उसके बाद पकाने के बाद उसको फिनिश में तैयार करके और सर्व करता है। तो ऐसे ही जब उसने स्टार्टअप किया, जब से लेकर जब तक उसने सर्व नहीं किया, जब तक का सारा प्रोसेस इस कॉस्ट शीट में हम सीखेंगे देसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग, हमने मटर पनीर बनाना है सपोज, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले हम देखेंगे मटर पनीर बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है। जो अवेलेबल है ठीक है, जो नहीं है वो बाहर जाके परचेज़ करेंगे। अब परचेज़ करके लाए हम, ठीक है, कैरेज इनवर कैरेज ऑन परचेज़, बल्क में लेके आए, रिक्शे में लेके आए, जिसमें भी लेके आए, ठीक है, उसका किराया दिया। अब जितना बनाना है उतना हमने बना लिया और जो नहीं बनाना उसको वापस फ्रिज में जाके रख दिया या अपने स्टोर रूम में जाके रख दिया कि ये नेक्स्ट टाइम काम आएगा, ये नेक्स्ट डे काम आएगा। अब जो बनाना है, जितना सपोज 200 बंदों का खाना बनाना है, तो जो बनाना है वो उसके लिए मटेरियल हमने काट के रख लिया, जिसे हम क्या कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, ठीक है। अब बनाएगा कौन, जो बनाएगा जैसे कि शेफ़ वगैरह जो है, ठीक है, जो बनाएंगे वो अपने खर्चे भी लेंगे, कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जो डायरेक्टली लगने ही लगने हैं, ठीक है। और वो क्या मांगेंगे, अपना डेली वेजेस मांगेंगे कि मुझे पर डे के हिसाब से मुझे पे करो, ठीक है। तो अब उससे क्या निकल के आ गई हमारे पास, प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई। देन अब वो खर्चे मांग रहे क्या कि हम अपने हाथ में तो बनाएंगे नहीं, हमें कढ़ाई चूल्हे गैस वैस सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक्स्ट्रा खर्चे के लिए एक हेड बनाया जिसे हम क्या कहेंगे वर्क ओवरहेड, ठीक है। अब वर्क ओवरहेड का काम करना स्टार्ट हो गए, सब्जी बननी स्टार्ट हो गई। अब बन के जब आई उसको चेक किया गया कि कितना माल बन गया है, हाँ जी तरी बन गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे आगे प्रोसेस के लिए ले जाओ, ओपनिंग WIP। जो अभी नहीं बनी है उसको ही रख लो कि हाँ जी अभी फ्राई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वहाँ पर रख लिया। जो बन के आ गया, आगे जो पहुँच गया उसे हम क्या कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। वो अपना कहाँ जाएगा, सर्विंग के लिए तैयार हो गया, बड़े वाले भगोनों में तैयार हो गया, उसे हम क्या कहेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो गया। अब जिसने ऑर्डर दिया उसको हमें क्या देना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना के देना है, ठीक है। अब उसमें चेक किया जाएगा ओपनिंग, फिनिश गुड्स और क्लोजिंग, कितना माल तैयार था, कितना माल तैयार नहीं था। जो तैयार नहीं था वो फटाफट से मंगाया जाएगा और तैयार किया जाएगा, और जो तैयार है उसको आगे सर्व कर दिया जाएगा। तो सर्व करने के लिए वो बोलेगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि अब बनाने वाला कोई और है, सर्व करने वाला कोई और है, और बिल बनाने वाला कोई और है। तो जैसे ही हमारे पास कच्चे से माल बन के पक्के में आया, तो हमें ये देखना है कितना कच्चा रह गया कितना पक्का रह गया, तो उसे हम क्या कहेंगे ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। क्लियर है। तो वो कहते हैं कि ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP में क्या कंसेप्ट में क्या है, तो वो ये कहता है कि इसके अंदर ये देखना है कि कितना माल तैयार हो गया, कितना माल तैयार नहीं हुआ। जो तैयार नहीं हुआ उसे तैयार होना पड़ेगा, ठीक है, और जो तैयार हो चुका है उसे आगे सप्लाई कर दो। तो सप्लाई के लिए वो कहाँ पहुँच गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सर्विंग के लिए पहुँच गया। सर्विंग के लिए अब किसी ने ऑर्डर दिया तो उसे हमें तैयार करके भेजना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तैयार करके भेजोगे तो सर्व के लिए भी देखो अलग अलग वैरायटी की तरह या अलग अलग डिश की तरह सर्व करते हैं। सपोज़ कोई अलग से डिज़ाइनिंग प्लेट आ गई, प्याली आ गई, चटनी आ गई, उसको सर्व करने का अलग डिफरेंट तरीका। तो ओपनिंग, फिनिश गुड, क्लोजिंग, ये माल बिल्कुल तैयार है, इसको आगे सर्व कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सेल करने के भी तरीके दिखेगा तो बिकेगा, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बनाने वाला कोई और था, सर्व करने वाला कोई और है, और बिल काटने वाला कोई है, जैसे मैंने बताया। तो अब ये सर्व कर रहा है, सर्व करके हमने उसने कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि उसकी लागत बता दी, हाँ जी इतने का है। अब बिल लेने वाला भी होगा तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर जोड़ेगा। तो जैसे प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा तो किसकी कॉस्ट आ गई, मटर पनीर की कॉस्ट आ गई। तो कॉस्टिंग में मेनली क्या है कि हमें ये पता करना होता है कि कैसे भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी आ जाए जितनी हमें चाहिए अपना प्रॉफिट जोड़ के। अगर सपोज़ वो नहीं आती है तो हम अपनी लागत तक तो ले ही लें, लागत से नीचे यानी कॉस्ट से नीचे अगर लेते हो तो आपका लॉस है। तो जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ भी करना है, तो अपनी लागत तक यानी कि अपनी कॉस्ट तक तो लेके ही आना। और अगर कॉस्ट से नीचे जा रहा है तो मना कर देना कि हम सेल करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो
आशा रखता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक इसमें छूट गया है या आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेरी है आपकी ईजिली क्लियर करो, कोई इशू नहीं है। अगर आप कहोगे कोई टॉपिक अटक गया तो मैं उसकी दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आप करिए प्रैक्टिस और इसको जितना भी मैंने कराया उसको एक बार रीड करिए फिर से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।